बाबा साईं, मुझे जरताज से शादी करनी है। आप लोग आज ही मेरा रिश्ता लेकर उसके घर जाएंगे, क्योंकि मुझे इसी हफ्ते उससे शादी करनी है, मीर सजावल ने संजीदगी से कहा। मौज़म शाह से मुकाबला करते हुए मौत को एक बार फिर अपने बेहद करीब देखने पर दिल ने बड़ी शिद्दत से जरताज के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी, जब उसे अपनी जिंदगी का भी ख्याल नहीं था। मगर जरताज का चेहरा था जो सख्त तरीन हालात में भी दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। मीर ने उसी पल जिंदा बच जाने की सूरत में जरताज को दिलो जान से अपनी दुल्हन बनाने का फैसला किया था। वो मीर जाफर और फायजा बेगम के सामने जरताज को बेआबरू करने का इतराफ कर चुका था। मीर हॉस्पिटल के बेड पर दराज था। मीर जाफर और फायजा बेगम उसकी पट्टी से लगे बैठे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कहोगे तो आज ही चले जाते हैं, वरना मेरा इरादा तो ये था कि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो जश्न के बाद पूरी तैयारी से जाते, मीर जाफर सोचते हुए बोले। फायजा बेगम शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी खामोश थी, क्योंकि इन चंद महीनों में दूसरी बार उनका लाडला मौत के मुंह से बचकर लौटा था। वो ख्वाहिश के बावजूद भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए खामोशी से मीर जाफर का मुंह तकने लगी। आप पूरी तैयारी शादी पर कीजिएगा, फिलहाल आप बगैर तैयारी के उसका हाथ मांगने जाएं। उनकी तरफ से इनकार की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं। आप उन लोगों को जल्द से जल्द की कोई तारीख दे दीजिएगा। मैं इस मामले में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं चाहता। वो बेहद ऑफ मोड में गोया था। अम्मा, आप भी कल से शादी की तैयारियां शुरू कर दें। उसके कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। निकाह, वलीमे का ड्रेस और ज्वेलरी मैं खुद खरीदूंगा, बाकी सब कुछ आप देख लें, मगर ख्याल रखिएगा हर चीज उसकी शायाने शान होनी चाहिए। वो तसव्वुर में जरताज के दिलकश सरापे पर नजर जमाते हुए बोल रहा था। हाँ, शायाने शान, 2 टके की छोकरी कहाँ मेरे मत्थे लग गई। मीर की मोहब्बत भी न जाने क्यों इतना सब कुछ होने के बाद दोबारा जाग गई है। इस मनहूस मारी से अच्छी भली जान छूट गई थी, फिर इसके दिमाग पर सवार हो गई है। उन्होंने तल्खी से सोचा। उनकी तल्ख सोच पर मुंह के जाविये भी बिगड़ रहे थे। अम्मा, जरताज को मैं अपनी बीवी बनाने जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप भी पूरे दिल से उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। मैं पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ, अब किसी और को उसे तकलीफ पहुंचाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मीर ने उनकी सोच पढ़ने में एक लम्हा लगाया था। वो 2 टोक लहजे में बोला। मीर साईं, मैंने कब कुछ कहा है? मेरे लिए तो वो इतनी ही अजीज है जितने कि तुम। मैं भला उसके साथ ज्यादती क्यों करूंगी? देखना, तुम उसे रानी बनाकर रखूंगी। वो मीर के बिगड़ते तेवर भांप कर लहजे में दुनिया भर का प्यार समोए मक्कारी से बोली। मीर साईं, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी माँ जुबान की बुरी है मगर दिल की बहुत अच्छी है। जरताज को उतना ही प्यार और मान मिलेगा जितना कि तुम्हारी दुल्हन बनने वाली किसी भी दूसरी लड़की को मिलता। वैसे भी उसकी हैसियत तो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की पसंद है। मीर जाफर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आप अम्मा के तेवर देख रहे हैं? कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये मेरी और जरताज की शादी पर खुश हैं। वो उनके चेहरे पर नागवारी महसूस कर चुका था। वो खुश हो या ना हो, तुम तो खुश हो ना, बस बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। वक्त के साथ फायजा को भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जरताज की जिंदगी सवार कर तुम उस पर कोई एहसान नहीं करोगे, बल्कि ये उसका हक है। तुम्हारी वजह से जमाने भर में जो उसकी जिल्लत और रुसवाई हुई है, अब तुम्हारी ही वजह से वो दोबारा सर उठाकर जी सकेगी। फायजा, तुम्हें भी अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए कि उसने नफरत और जज्बातियत में जो गलत कदम उठाया था, अब वही कदम दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। अगर तुम जरताज के दुख की गहराई को दिल से महसूस करोगी तो तुम्हें उसे बहू तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तुम भी मेरी तरह इन दोनों के रिश्ते को दिल से कबूल कर लोगी। मीर जाफर उन्हें समझाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे। फायजा बेगम ने अपना झुका हुआ सर उठाकर शोहर को शिकायती नजरों से देखा। अरूश, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। इस हालत में भी मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए थी, मगर मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा तुमसे खिदमतें करवा रहा हूँ। शाह उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ गंभीर आवाज में बोल रहा था। अरूश बेड पर उसके पास ही बैठी हुई थी। डॉक्टर्स कुछ भी बोलें, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं अब दोबारा कभी चल सकूंगा। शायद यही मेरे बदतरीन गुनाहों की सजा है। वो अफसुर्दगी से गोया था। मीर सजावल की गन से निकलने वाली आखिरी गोली शाह के सर में लगने की बजाय उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी।
जिस्म में पेवस्त होने वाली गोलियां तो डॉक्टर्स ने निकाल ली थीं, मगर एक गोली शाह के जिस्म को चीरती हुई बाहर निकल गई थी, जिसने शाह के आधे जिस्म को पैरालाइज्ड कर दिया था। वो इस तरह पैरालाइज्ड हुआ था कि डॉक्टर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा चल सकेगा। मखदूम शाह ने उसका हाथ थामकर पूरे एतमाद लहजे में उसे बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने की उम्मीद दिलाई थी, मगर उसके पूरे एतमाद लहजे में छुपी नाउमीदी मौज़म शाह जैसे ज़िर्क इंसान से छुपी नहीं रह सकी थी। बला के दलेर और नडर शाह का दिल सुकड़कर पूरी कुव्वत से धड़का था। शादी के अव्वलीन दिनों में हर शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन के नाज उठाते नहीं थकता। जिंदगी के उन सबसे खुशगवार दिनों को हमेशा के लिए यादगार बनाने की कोशिश करता है, मगर मैंने उन दिनों में तुम्हें अजियतों के सिवा और कुछ नहीं दिया। तुम्हारी जिंदगी के इन हसीन दिनों को तल्ख याद बनने पर मजबूर कर दिया, और अब मजूर होने के बाद तुम पर मुस्तकिल बोझ बनकर अजियत भरी जिंदगी देने जा रहा हूँ। वो शिकस्ता लहजे में कह रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी खिदमत तो मुझ पर फर्ज है। अल्लाह पाक ने आपकी जान बख्श दी, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो शाह की बेबसी पर तड़प उठी। वो नरमी से शाह के सीने को सहलाते हुए पुरनम आवाज में कह रही थी। आंसुओं की लड़ी उसके गुलाबी रुखसारों पर बहने लगी। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगी हो? शाह की उदास आंखें यकदम चमक उठी। अरूज के लबों से इजहार करना तो महाल था, इसलिए फकत असबात में सर हिला दिया। शाह के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। अगर मैं मर जाता तो तुम क्या करती? शाह की बात पूरी होने से पहले ही अरूज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें करेंगे तो मैं चली जाऊंगी और अम्मा को यहाँ भेज दूंगी। आप बुलाएंगे भी तो नहीं वापस आऊंगी। अरूज ने खफगी से उसे तंबीह की। नहीं करता, मगर मुझसे दूर जाने की बात मत करो। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम हर पल मेरी नजरों के सामने रहो। शाह ने लबों पर रखी उसकी हथेली चूम कर कहा। मुझे तुम्हारी हालत का एहसास है, मगर मैं बहुत मजबूर हूं। तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी चाह ने मुझे खुदगर्ज बना दिया है। वो निहायत जज्बाती हो रहा था। शाह, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। प्लीज आप मेरे लिए खुद को परेशान मत करें। बहुत दुआएं की थी, तब आपकी जिंदगी की नवीद मिली है। मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती। उसने अपने दोनों हाथ शाह के सीने पर रख दिए। शाह बेसाख्ता मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर अरूज का सर अपने सीने पर रख दिया और उसने बाजुओं में समेट लिया। अरूज, तुम अगर पहले वाली अरूज होती तो आराम से मेरे साथ इस बेड पर एडजस्ट कर लेती, मगर अब तो ये नामुमकिन है। शाह ने अरूज के सेहतमंद सरापे पर भरपूर निगाह डालकर शरारत से कहा। अरूज ब्लश करने लगी। चलो खैर है, मैं थोड़ी जगह बनाने की कोशिश करूंगा, फिर हम सब एक साथ इस बेड पर सो सकेंगे। उसका इशारा अरूज के अंदर मौजूद वजूद पर था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगी। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं कि आप ये फजूल हरकतें करने के बारे में सोचें। अरूज रुख मोड़े धीमे से बोली। झुकी पलकें लरज रही थीं। क्यों यार, तुम नहीं चाहती हम तीनों साथ सो सकें? वैसे भी ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। ये जनाब दुनिया में आ गए तो मैं हरगिज भी इसे हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। शाह मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। आपको अभी से इससे बहर हो गया है? अभी तो वो इस दुनिया में आया भी नहीं है। अरूज की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे हर उस चीज से बैर है और हमेशा रहेगा जो मेरे और तुम्हारे बीच में आने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेरी अपनी औलाद क्यों ना हो। शाह ने संजीदगी से कहा। इस बार अरूज की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अब उसे शाह की दीवानगी तकवीयत पहुंचाने लगी थी। पूरे सनपुरा पर उतरी शाम अपने पर समेट रही थी और रात की तारीकी धीरे धीरे 400 फैल रही थी। जमीनों पर दिन भर मशक्कत करने वाले थके हारे गांव के हारी अपनी जरूरतों का सामान खरीदते हुए घरों को लौट रहे थे। जरताज का बाप भी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था और कमर सीधी करने के लिए लेट गया था। तभी मीर जाफर की गाड़ियां जरताज के घर के सामने आ रुकीं। मीर जाफर और उनके साथ फायजा बेगम भी बड़ी शान से चेहरे पर क्रोफर सजाए गाड़ी से बाहर निकलीं और जरताज के घर पर लगे टूटे फूटे बदरंग लकड़ी के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। गली से गुजरने वाले इक्का दुक्का राहगीरों और पड़ोसियों ने शशदर होकर ये मंजर देखा, मगर हट्टे कट्टे गार्ड्स की मौजूदगी में चह मगोइयां करने की जुर्रत किसी में भी नहीं थी। पहले फायजा बेगम हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे मीर जाफर थे। मुलाजिम भी मिठाई, फलों और जेवरात के टोकरे लिए
उनके पीछे चल रहे थे। लम्हों में पूरा आंगन टोकरों से भरने लगा। जरताज की माँ जरीना अपने शौहर के लिए चाय तैयार करते हुए लकड़ियां फोंक रही थी। इन दोनों पर नजर पड़ी तो फूंक मारना भूल गई। वो पलके चिपकाए बगैर यकटिक उन्हें घूर रही थी। होशो हवास ठिकाने पर आए तो दुपट्टा सर पर जमाकर हाथ जोड़े उठकर भागी। जरताज का बाप भी झट उठकर खड़ा हो गया। साईं, कोई काम था तो हमें बुला लिया होता, आपने क्यों जहमत की? वो भी हाथ जोड़े गुगिया गया। दीन मोहम्मद, काम ही कुछ ऐसा था कि हमारा आना जरूरी हो गया। मीर जाफर चारपाई पर बैठते हुए बोले। फायजा बेगम भी उनके पहलू में बैठ गई थीं और तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थीं। साईं, आप हुक्म करें, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वो हाथ बांधे खड़ा हुआ था। हम अपने बेटे मीर सजावल अली के लिए तुम्हारी बेटी जरताज का हाथ मांगने आए हैं। वो फायजा बेगम की तरफ गर्दन मोड़ते हुए बोले, जो चेहरे पर जमाने भर की बेजारी लिए बैठी थी। साईं की खैर हो, मेरी 107 पुश्तें आपकी गुलाम बनकर रहेंगी। आप हम जैसे कमियों पर हमारी औकात से बढ़कर एहसान रहेगा। दीन मोहम्मद पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। वो खुशी से कपकपाती आवाज में बोला, दीन मोहम्मद, ऐसा नहीं कहते। हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। जो जुल्म तुम्हारी बेटी पर हुआ उसकी तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम हमें माफ कर दोगे। मीर जाफर हाथ जोड़कर कहा, मीर साईं, क्यों हमें गुनाहगार कर रहे हैं? आप तो हमारे बड़े हैं। ये आपका बड़ापन है जो आप मुझ गरीब की झोंपड़ी में आए हैं। वो उनके कदमों में बैठकर रोने लगा। सारी बातें छोड़ो, शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मीर जाफर ने उसे कांधों से पकड़कर उठाया। वो आंसू पोंछता हुआ खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, उसने मुख्तसरन कहा। आज 6 तारीख है। इसी महीने की 28 तारीख को हम बारात लेकर आएंगे। शादी के तमाम इंतजामात हम खुद देख लेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो उसे मतला कर रहे थे। बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप इन लोगों से कह दें यहां से चले जाएं। जरताज दरवाजे की ओट में से कदरे बुलंद मगर नम आवाज में बोली, चुप कर, साईं के बारे में बकवास कर रही है, बावली हो गई है। दीन मोहम्मद उसे झड़कता हुआ कमरे की जानिब भागा। वो बुरी तरह घबरा गया था। दीन मोहम्मद, इसे कुछ मत कहो, वो नाराज है और इसकी नाराजगी जायज भी है। मीर जाफर नरमी से बोले। फायजा बेगम ने मीर जाफर पर आंखें निकाली। मीर जाफर ने नजरों से उन्हें खामोश रहने की तंबीह की और पलंग से उठकर कमरे की तरफ बढ़े। बेटा, मीर सजावल ने जो किया है वो बिल्कुल गलत है, मगर अब वो तलाफी करना चाहता है। तुमसे शादी उसका जाती फैसला है। वो किसी दबाव में या मजबूरन तुमसे शादी नहीं कर रहा। मीर जाफर पुश्त पर हाथ बांधे कमरे के अध खुले दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती, ये मेरा जाती फैसला है। जरताज ने आंसू पीते हुए मुस्तहकिम लहजे में कहा। जरताज बेटी, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ, मगर दानाई इसी में है कि तुम हालात के साथ समझौता करो और इस रिश्ते को कबूल कर लो। मीर साईं से शादी करके रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही बार खुदकुशी करके मर जाऊं। वो सिसकते हुए बोली, साईं, ये पागल हो गई है, आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इसे समझा लूंगा। 2 हाथ खाएगी तो सीधी हो जाएगी। दीन मोहम्मद बेटी की जुबान दराजी पर खौफ से थर थर कांप रहा था। उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि बड़े मीर या बड़ी बेगम मुश्ताल होकर वापस न लौट जाएं। बेटियों पर हाथ नहीं उठाते, तुम इसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। ना समझ है और गुस्से में भी है। तुम इस पर सख्ती मत करना, घबराओ मत, हम दोबारा आ जाएंगे। मीर जाफर तहम्मुल से कहते हुए फायजा बेगम को लिए घर से बाहर निकल गए। उनके घर से निकलते ही जरीना और दीन मोहम्मद जरताज का दिमाग ठिकाने लगाने कमरे में दाखिल हो गए। मीर सजावल नेवी ब्लूज शलवार सूट में मलबूस तरोताज़ा महकता हुआ उनकी वापसी के इंतजार में लॉन में ही टहल रहा था। घनी मूंछें मजीद घनी हो रही थीं। शेव पहले के बनिस्बत कदरे बड़ी हुई थी, जो उसने खसूसी तौर पर शादी के लिए बढ़ाई थी, क्योंकि जरताज को उसकी शेव का घनापन बेहद पसंद था। मीर जाफर की गाड़ी ड्राइव से गुजरकर पोर्श में आकर रुकी तो वो बेसब्री से लंबे लंबे डग भरता हुआ उन तक पहुंचा। अंदर चलकर बात करते हैं। मीर जाफर ने गाड़ी से उतरकर उसके शाने पर हाथ फैलाया। वो उनके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब बताएं, उसके माँ बाप से क्या बात हुई? रिश्ता तो तय कर दिया ना? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। उसने तुमसे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है। कह रही थी खुदकुशी करना मंजूर है, मगर तुमसे शादी नहीं करेगी।
मीर जाफर ने अपने लब खोले ही थे कि फायजा बेगम बोल पड़ी। मीर ने बेयकीनी से मीर जाफर की तरफ देखा। तौबा तौबा, ऐसी बदजुबानी, ऐसी बेहयाई तो कभी नहीं देखी और ना सुनी। उस लड़की ने तो मीर साईं का भी ख्याल नहीं किया, पटर पटर जुबान चला रही थी। फायजा बेगम कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मीर साईं, तुम ही इसके लिए दीवाने हुए जा रहे थे। उसको तो तुमसे शादी का कोई अरमान नहीं है, वरना इस तरह मुंह खोल कर इनकार थोड़ी ना करती। उसे तो सजदाए शुक्र बजा लाना चाहिए था कि इतनी जिल्लत और बदनामी के बावजूद भी खुशकिस्मती उसके दरवाजे तक आई है, वरना ऐसी लड़कियों को पूछता कौन है। फायजा बेगम की तवातर से चलती जुबान जलती पर तेल का काम कर रही थी। फायजा, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। वो बच्ची है, उसे अगर इन सब बातों की समझ होती तो ये सब नहीं बोलती, मगर तुम बच्ची नहीं हो जो इतनी नासमझ बन रही हो। वो जिन हालात से गुजरी है, इतना गुस्सा और खफगी जाहिर करना तो बनता है। मीर सजावल खामोशी से मुट्ठियां भींचे फायजा बेगम की गोहरे अफशानी सुन रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। एक झटके से खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम से निकल गया। मीर जाफर ने मुलामती नजरों से बेगम फायजा को घूरा था। वो इत्मीनान से टांगे फैलाकर बैठ गईं। मीर सजावल भुनाता हुआ ड्राइंग रूम से निकला था। साजिद, गाड़ी निकालो। उसने स्लीव से कफलिंग्स निकालकर मुलाजिम की तरफ उछाले और स्लीव्स को फोल्ड करते हुए करख्त आवाज में हुक्म सादर किया। वो गाड़ी में बैठते ही फुल स्पीड में हवेली का दाखिली दरवाजा पार कर गया था। मीर लम्हे की भी ताखीर किए बगैर दंदनाता हुआ जरताज के घर पहुंचा। उसने ब्रेक लगाए तो टायर्स के चिरचिराने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी थी।